हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है जब बेटा ही आदर नहीं करेगा तो बहू से कैसी उम्मीद। मानसी दीदी की चिट्ठी मिलते ही मैं एक ही सांस में पूरी चिट्ठी पढ़ गई। चिट्ठी पढ़कर दो बूंद आंसू मेरे गालों पर लुढ़क गए। मानसी दीदी के हिस्से में कभी सुख नहीं रहा। कुछ दुख उन्होंने उनके हिस्से के मिले, कुछ कर्मों से और कुछ स्वभाव से। इन तीनों में से कुछ भी यदि उनका ठीक होता तो शायद उन्हें इतने दुख नहीं भुगतने पड़ते। दीदी के बारे में सोचती मैं अतीत में खो गई। हम दोनों बहनें माता पिता की लाडली थी। पिता ने हमें ही बेटा मानकर हमारे लालन पालन व शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं रखी। दीदी सुंदरता में माँ पर व स्वभाव से पापा पर गई थी। वो दबंग व उग्र स्वभाव की थी। वो दूसरों के अनुसार ढलने के बजाय दूसरों को अपने अनुसार ढालने में विश्वास रखती थी। परिस्थितियों के अनुसार ढलने के बजाय परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। ये उनका स्वभाव भी था और इसकी उनमें क्षमता भी थी। इसके विपरीत मेरा स्वभाव माँ पर व शक्ल सूरत पापा पर गई थी। मैं देखने में ठीक ठाक थी, शालीन व लुभावना सा व्यक्तित्व था। हर एक के साथ समझौता करने वाला, लगभग शांत स्वभाव था। जब तक बहुत परेशानी ना हो तब तक मैं खुश ही रहती। हर तरह की परिस्थिति के साथ समझौता करना जानती थी। मेरे स्वभाव में दबंगता तो नहीं थी, पर मैं दब्बू स्वभाव की भी नहीं थी। दीदी का दबंग स्वभाव सबको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता। जो करे उनके मन की करे, जो उनको ठीक लगे वो करे। विवाह के बाद भी पति व बच्चों पर उनका ही शासन रहा। यहाँ तक कि सास ससुर ने भी उनकी ही सुनी। किसी की क्या मजाल कि कोई उनकी इच्छा के विपरीत घर में कुछ कर दे। दीदी, इतना मत दबाया करो सबको। बच्चों पर इतनी अधिक बंदिश रखना ठीक नहीं है। मैं अक्सर दीदी को समझाने का प्रयास करती। तू अपनी समझ अपने पास रख। जैसे तूने खुला छोड़ा हुआ है बच्चों को। मेरे दोनों बच्चे मजाल है मेरे सामने जोर से हंस भी थे। कितने आज्ञाकारी बच्चे हैं। मेरे ही नियंत्रण का फल है, वरना इनके पापा तो इनको बिगाड़ कर रख देते। दीदी बड़े गर्व से कहती, दीदी आपके बच्चे आज्ञाकारी नहीं बल्कि डरते हैं आपसे। आज्ञा प्यार से माने बच्चे तब तो ठीक है, लेकिन वो यदि डर से माने तो जिस दिन वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे आपकी सुनेंगे भी नहीं। मैं दलील देती तो दीदी मुझे जोर से झिड़क देती। दीदी के इस दबंग रूप को अगर सकारात्मक पहलू से देखा जाए तो पूरी गृहस्थी का भार उनके ही कंधों पर था। जीजा जी तो अक्सर बीमार रहते थे। उन्हें दिल की बीमारी थी। किसी तरह वो नौकरी कर लेते थे बस। बाकी सारी समस्याएं दीदी के जिम्मे थी। दीदी हिम्मत वाली थी। हर मुश्किल का सामना वो किसी तरह कर लेती। इसीलिए जीजा जी बीमार होने के बावजूद थोड़ा जी गए, लेकिन बीमार दिल के साथ आखिर वो कितने दिन जी पाते। एक दिन परिवार को आधा अधूरा छोड़ वो इस दुनिया से कूच कर गए। दीदी की हिम्मत ने परिवार की पतवार फिर से चलानी शुरू कर दी। उन्होंने बेटी की पढ़ाई छुड़वाकर उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। दीदी, आमना पढ़ने में तेज है, उसकी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो? उसे पढ़ने दो। मैंने कहा, तो अपनी गृहस्थी के बारे में सोच सुजाता। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने मुझे दो टूक जवाब दे दिया। दीदी किसी की नहीं सुनती थी, ना ही किसी की मानती थी। आमना भी बहुत रोई, गिड़गिड़ाई। बेटे ने भी बहुत कहा, पर दीदी ने बीकॉम खत्म करते ही उसका विवाह कर दिया। अपनी सफलता पर दीदी बहुत खुश थी कि उन्होंने अकेले होते हुए भी बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने चूं भी नहीं की। आमना को खुश देखकर मैंने भी अपने दिल को समझा लिया। हालांकि उसके सपनों की कोपलों को झुलसते हुए मैंने साफ महसूस किया था। दीदी कभी कभी बच्चों के साथ हमारे घर रहने आ जाती थी। उनका बेटा अक्षत इतना आज्ञाकारी था कि उन दिनों मुझे अपना राहुल कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ और उद्दंड दिखाई देता। उन दोनों माँ बेटे में मैंने कभी बहस होते नहीं देखी। माँ बेटे के बीच झगड़ा तो दूर की बात थी, जबकि मेरे और मेरे बेटे के बीच बिना कारण हमेशा ठनी रहती। मेरे बेटे को मुझसे कमी ही कमी दिखाई देती।
दीदी अक्सर मुझे टोकती, तू राहुल पर थोड़ी सख्ती रखा कर सुजाता। अभी से ऐसे लड़ता है तुझसे तो बड़ा होकर क्या करेगा। तेरी जगह पर मैं होती तो थप्पड़ लगा देती। इतने बड़े बच्चे पर थप्पड़ से कहाँ काबू होते हैं। दीदी, किशोरावस्था से गुजर रहे हैं बच्चे इस समय। थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती हैं उनके साथ इस दौर में। मैं दीदी से बात करते हुए बीच का रास्ता अपनाती। नहीं, जैसे हम तो इस दौर से कभी गुजरे नहीं थे। दीदी तुनक कर कहती। मैं कैसे कहती कि मैंने तो माँ के साथ झगड़ा नहीं किया होगा कभी, पर तुम तो हमेशा झगड़ती थी। दीदी के बेटे अक्षत ने इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया और प्रतिष्ठित कंपनी में उसे जॉब मिल गई। दीदी बहुत खुश थी। उनको देखकर हम सभी खुश थे। अक्षत को देखकर दिल खुश हो जाता। अक्षत खूबसूरत, स्मार्ट, आज्ञाकारी, नम्र स्वभाव का प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत युवक था। उसे देखकर कोई भी रशक कर सकता था। एक से एक लड़कियों के रिश्ते उसके लिए आते। दीदी खुद ही सब जगह बात करती। दीदी से कई बार कहा भी मैंने, दीदी हर किसी पर अंधा भरोसा मत किया करो। जिसने भी रिश्ता बताया आप सोचती हो अक्षत पसंद कर ले, बस हाँ बोल दे। तो और क्या देखना है, सब कुछ तो बायोडाटा में लिखा रहता है। शक्ल अक्षत देख ही लेता है। मैं अधिक प्रपंच में नहीं पड़ती। आखिर दीदी ने अक्षत का रिश्ता तय कर ही दिया। अक्षत के विवाह की तैयारियां होने लगी। विवाह हुआ, सुंदर सलोनी सी बहू घर आई तो सभी खुश थे। आखिर दीदी ने अपने बच्चों की लाइफ सेटल कर ही दी। मेरा राहुल अक्षत से 1.5 साल ही छोटा है। उसके नौकरी पर लगते ही मैंने भी शादी के लिए उसके दिमाग के पेंच कसने शुरू कर दिए। अभी कैसे शादी कर सकता हूँ मम्मी, पैसे भी तो चाहिए, इतने कम में कैसे गुजारा होगा। उसका जवाब सुनकर मैं हतप्रभ रह गई। आखिर प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत मेरे बेटे के पास गृहस्थी बसाने के लिए पैसे कब होंगे। नौकरी पर लग जाने के बाद भी मेरे बेटे व मुझ में किसी न किसी बात पर ठन ही जाती। जब घर आता तब आने के कुछ दिन तक और जाने के कुछ दिन पहले तक हमारे बीच में कुछ ठीक रहता। बाकी दिन किसी न किसी कारण हम माँ बेटे के बीच अनबन चलती ही रहती। शादी के लिए हाँ बोलने में भी उसने मुझे बहुत परेशान किया। उसके पापा ने एक दिन उसे खूब जोर की डांट लगा दी। राहुल, यदि तुम अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी शादी करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तब तुम खुद ही कर लेना। बच्चों की शादी करना माता पिता की जिम्मेदारी है और हम तुम्हारी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से फारिग होना चाहते हैं। तब जाकर उसने मौन स्वीकृति दी और रहस्योद्घाटन किया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करेगा। उसके रहस्योद्घाटन से बची खुशी आशा भी टूट गई। ऐसा लगा जैसे बेटे ने हमसे माँ बाप होने का हक ही छीन लिया। मैंने कुछ समय तक बेटे से बात भी नहीं की। किसी तरह मौन रहकर मैं अपने दुख पीती रही और खुद को आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करती रही। दीदी की बहू को देखती तो दिल में एक हुक सी उठती। काश राहुल ने भी लड़की ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ा होता। छांट कर खानदानी बहू ढूंढती। आखिर रिश्तेदारी भी कोई चीज होती है, संबंधी भी तो अच्छे होने चाहिए। माता पिता अच्छे होते हैं तभी तो लड़की में अच्छे संस्कार आते हैं। लेकिन जब राहुल से कहा तो तुरंत जवाब मिल गया, ये पुराने जमाने की घिसी पिटी बातें मत करो मुझसे। जिस लड़की से हम थोड़ी देर के लिए मिलते हैं उसके बारे में हम क्या जानते हैं, और जिसको मैंने पसंद किया है उसे मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। न्योनिका अच्छी लड़की है माँ, और वैसे भी परिवार और बीवी में संतुलन रखने का काम तो लड़के का है और वो मुझे अच्छी तरह से आता है। दिल किया कि कहूँ, तू तो माँ और अपने बीच ही संतुलन नहीं रख पाया, कितनी लड़ाई करता है। अब बीवी और परिवार के बीच तू क्या संतुलन रखेगा। फिर भी उस तनुक मिजाज लड़के से ऐसी गंभीर बात सुनकर अच्छा लगा। उधर बहू के आने के बाद दीदी व्यस्त हो गई। उनके उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। हम सभी खुश थे। जीजा जी के जाने के बाद उदासी व गम में डूबी दीदी को जिंदगी जीने का खूबसूरत बहाना मिल गया था। लेकिन कुछ समय बाद ही उनका उत्साह कुछ कम होने लगा। फोन पर भी उनकी बातें गमगीन होने लगीं। उत्साह की जगह चुप्पी व उच्छ्वासों ने ले ली। मैं बहू के बारे में कोई बात करती तो अक्सर टाल जाती। जिस बेटे की तारीफ करते
दीदी की जबान नहीं थकती थी। उसके बारे में बात करने पर दीदी अक्सर टाल जाती। मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटा तो दीदी का हमेशा से ही आज्ञाकारी था। बहू भी ठीक ही लगती थी। मिलना ही कितना होता था उससे। फिर भी जितना देखा चुलबुली सी लगी थी। पता नहीं दीदी को क्या दुख खाए जा रहा है। जीजा जी के जाने का दुख तो खैर अपनी जगह पर ही है, पर 2 साल हो गए हैं उनको गए हुए। दीदी कभी इतनी गमगीन नहीं दिखी। इनसे कहा तो बोले, तुम दीदी को उनके हाल पर छोड़ दो। उनका अब एक परिवार है। तुम बेकार बात में अपनी टांग मत उड़ाओ। दीदी को हमेशा अपनी मर्जी की आदत रही है। अब बहू आ गई है। बेटे बहू की अपनी जिंदगी है। हो सकता है अब उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो सकता है यही कारण हो। मैंने अपने मन को समझा लिया। हो सकता है बहू के आने से थोड़ा बहुत अनदेखा महसूस कर रही हूँ। मेरे बेटे ने तो लड़की पसंद कर ही ली थी, ना की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैं भी अपना मन पक्का कर शादी की तैयारियों में जुट गई। शादी की तैयारी करते करते उदासी का स्थान आखिर उत्साह ने ले ही लिया। मैं भी भूल गई कि बेटा अपनी मर्जी से ब्याह कर रहा है। शादी में दीदी भी परिवार सहित आई। दीदी की बहू में अब नई बहू का सा छुई मुईपन नहीं था। आखिर वो भी अब 1 साल के बेटे की माँ बन चुकी थी। अक्षत भी पहले की तरह माँ की हाँ में हाँ मिलाते नहीं दिखा, बल्कि माँ से बात बात पर टोका टाकी करता व तिरस्कार करता सा दिखा। मुझे आश्चर्य व दुख हुआ जब बेटा ही माँ से इस भाषा में बात करता है, माँ की कमियां गिनाता रहता है, तो बहू से क्या उम्मीद कर सकते हैं। मुझे अपनी भी चिंता हो आई। मेरा बेटा तो हमेशा लड़ाई में ही बात करता है। अब बहू के सामने भी ऐसे बोलेगा तो दूसरी जाति की वो अनजान लड़की जिसका मैंने अपने इस घर में आने का विरोध भी किया था, मेरी क्या इज्जत करेगी, सास ससुर को क्या मानेगी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और मेरे बेटे बहू हनीमून पर चले गए। दीदी 1-2 दिन रुकना भी चाह रही थी, पर अक्षत बिल्कुल नहीं माना। शायद उसको अपने 1 साल के बच्चे की देखभाल की चिंता थी। मैंने भी बहुत कहा, पर अक्षत का रवैया तो हमारे प्रति भी पराया सा हो गया था। दीदी, राहुल और नियोनिका हनीमून से लौट आए, तब मैं आऊंगी इस बार आपके पास। अच्छा। दीदी खास उत्साहित नहीं दिखी। मेरे कुछ दिन शादी के बाद के कार्य निपटाने में बीत गए। लगभग 10 दिन बाद राहुल और नियोनिका भी वापस आ गए। घर आकर भी वो अत्यधिक व्यस्त थे। आए दिन कोई ना कोई उनको डिनर और लंच पर बुला लेता। उसके बाद थोड़े दिन के लिए नियोनिका मायके चली गई और राहुल को भी मैंने ठेल ठाल कर उसके साथ भेज दिया। यही समय था। मैंने इनको मुश्किल से मनाया और 2-4 दिन के लिए दीदी के पास चली गई। अक्षत और उसकी पत्नी ने मुझे खास तवज्जो नहीं दी। लगता था जैसे पहले वाला अक्षत कहीं खो गया है। दीदी अलबत्ता खुश हो गई। इस बार मैंने दीदी को पकड़ ही लिया। दीदी, मुझे सच सच बताओ, क्या गम खाए जा रहा है आपको? आधी भी नहीं रह गई हो। चेहरा तो देखो अपना। मैं बोली, कुछ नहीं। दीदी की आंखें भर आईं। कुछ तो है दीदी, मुझे भी नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? दीदी चुपचाप आंसू पोंछती रहीं। मैं उनका हाथ सहलाने लगी। बोलो ना दीदी। पता नहीं सुजाता अक्षत को क्या हो गया है। बात बात पर मुझे टोकता है, मुझ पर चिल्लाता है। यूं तो बात ही नहीं करता, और जब बात करता है तो कड़वा ही बोलता है। बहू तो तीखी है ही, पलट कर जवाब देना उसका स्वभाव है। पर अक्षत भी हमेशा उसका साथ देता है। उसे मुझ में कमियां दिखाई देती हैं। कैसे दिन बिताऊं इन दोनों के साथ? मेरे सामने जोर से भी ना हंसने वाला मेरा बेटा, जिसने कभी मुझसे अलग जाने की हिम्मत नहीं की थी, आज मुझ पर अपनी बीवी के सामने इतनी जोर से चिल्लाता है कि सहन नहीं होता। दीदी फफक फफक कर रोने लगी। पर ऐसा क्यों करता है अक्षत? पता नहीं। पुरानी पुरानी बातें याद कर करके मुझ पर दहाड़ता रहता है। पढ़ने वाले बच्चों पर तो बंधन सभी लगाते हैं सुजाता। मैंने क्या गलत किया? अक्षत का आचरण समझ में नहीं आ रहा था। बहू आखिर कितनी भी खराब क्यों ना हो, तब भी क्या अक्षत का उसे समझाना जरूरी नहीं? और कम से कम अगर उसकी बीवी पर नहीं चलती तो वो अपना व्यवहार तो ठीक रख सकता है माँ के साथ। दीदी जो कुछ बातें बता रही थी, लग रहा था जैसे मेरा किशोरावस्था का राहुल मेरे सामने आ खड़ा है। तब दीदी कहती थी,
मैं तेरी जगह होती तो थप्पड़ लगा देती। क्या आप अक्षत को थप्पड़ लगा सकती हैं दीदी? क्या बहू को चुप करवा सकती हैं? दीदी की समस्या अपनों से थी, जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अक्षत मेरी सुनने वाला भी नहीं था। फिर भी मैंने एक बार अक्षत से बात करने की सोची। मैं 2-4 दिन वहाँ रही। मेरे सामने सब कुछ ठीक रहा, लेकिन छोटी छोटी बातों में मैंने भी बहुत कुछ महसूस कर लिया। कच्चे पड़ते रिश्तों के धागों की तिड़कन, रिश्तों में आता ठंडापन, बहुत कुछ। एक दिन मैंने अक्षत को मौका देखकर पास बुलाया। कुछ कहना चाहती हूँ अक्षत तुमसे। कहिए मौसी। अक्षत ने बिना किसी लाग लपेट के नितांत लापरवाही से कहा। कुछ निजी सवाल करूंगी, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं अंदर से थोड़ा घबरा भी रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि होम करते हाथ जल जाएं। क्या? अक्षत की प्रश्न भरी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं। मेरी समझ में नहीं आया कि बात कहाँ से शुरू करूं। क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है घर में? मेरे मुंह से फिसल गया। क्या ठीक नहीं चल रहा है? अक्षत की त्योरियां चढ़ गईं। अपनी माँ को नहीं जानते अक्षत? दीदी अपने जीवन की कमियों के बारे में बात भी करती हैं कभी? वो तो हमेशा ही अपने आप को संपूर्ण दिखाना चाहती हैं। हाँ, चाहे उसके लिए घर वालों को कितनी भी घुटन क्यों ना हो। कैसी बात करते हो अक्षत? तुम अपनी माँ के बारे में बात कर रहे हो? जानता हूँ मौसी, जीवन भर माँ सब पर हुक्म चलाती रही। अब माँ चाहती हैं कि बहू बेटे की गृहस्थी भी उनके अनुसार चले। बहू को भी वो वैसे ही अंकुश में रखे जैसे हम सबको रखती थी। उनकी किसी के साथ बन ही नहीं सकती। अक्षत गुस्से में बोला। अक्षत, क्या मैं दीदी को नहीं जानती? कितना संघर्ष किया है उन्होंने जीवन में। सभी नाते रिश्ते भी निभाए, तुम्हारे पापा को भी देखा। तुम्हें उनके संघर्ष को समझना चाहिए। ये नहीं कि बीवी ने कुछ बोला और तुमने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। मैं हिम्मत करके कह गई। मैं इस बारे में अधिक बहस नहीं करना चाहता मौसी। और मैं आंख मूंद कर क्यों विश्वास करूंगा? क्या मैं माँ के स्वभाव को नहीं जानता? कहकर अक्षत उठ गया। अक्षत चला गया, लेकिन मेरे दिल में एक सूनापन छोड़ गया। अक्षत का व्यवहार देखकर मैंने राहुल और नियोनिका की तरफ से अपना मन और भी मजबूत कर लिया। कैसे बदल जाता है बेटा शादी के बाद। और मेरा बेटा तो पहले से ही बदला बदलाया है। बस अंतर इतना है कि दीदी के साथ जीजा जी का साथ नहीं है। दीदी कुछ दिन मेरे पास रहने आ जाओ। मैंने आते समय दीदी को गले लगाकर सांत्वना दी। उनके घाव पर तो मरहम भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि घाव अपनों ने दिए थे। परायों का मरहम क्या काम करता। घर पहुंची तो 2 दिन घर ठीक ठाक करने में लग गए। अगले दिन राहुल और नियोनिका वापस लौट आए। मैं अनायास ही राहुल के व्यवहार में अक्षत को ढूंढने लग गई, लेकिन अभी तो राहुल ही बदला हुआ नजर आ रहा था। पता नहीं कितने दिन का है ये बदलाव। मुझसे हर बात पर लड़ने और विद्रोह करने वाला राहुल बीवी के सामने अचानक इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया? राहुल मुझसे और अपने पापा से प्यार और इज्जत से बात करता। नियोनिका नई लड़की थी, जैसा राहुल को देखती वैसा ही करती। मैं शाम की चाय बना रही थी। राहुल और नियोनिका लॉन में बैठे थे। तब तक उसके पापा लॉन में चले गए। एक कुर्सी खाली पड़ी थी, फिर भी राहुल ने उठकर पापा की तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। मैं अंदर से देख रही थी। चाय की ट्रे लेकर मैं बाहर आ गई। राहुल की ही तरह नियोनिका भी उठकर मेरी तरफ अपनी कुर्सी बढ़ा दी। राहुल ने उठकर मेरे हाथ से चाय की ट्रे ली। कहीं अंदर तक मन भीग गया। बात बड़ी छोटी सी थी, पर अपने राहुल से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी मैंने। नौकरी के बाद उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आया तो था, लेकिन विवाह के बाद दीदी कहती हैं अक्षत, अब वो अक्षत नहीं रहा, और इधर राहुल भी वो राहुल नहीं रहा। बदलाव तो दोनों में आया, पर एक दूसरे के विपरीत। ऐसा क्यों? तभी राहुल मुझे कंधों से पकड़कर बिठाता हुआ बोला, बहुत कर लिया मम्मी आपने काम। अब अपनी जिम्मेदारी नियोनिका को दो, और आप तो बस इसकी मदद करो और बैठकर राज करो। पापा के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, घूमने जाओ। एक समय होता है जब माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, फिर एक समय आता है जब बच्चे माता पिता के लिए करते हैं। आप दोनों ने बहुत किया, अब हमारा समय है। मैं अपलक राहुल का चेहरा देखती रह गई। राहुल ने मुझे कुर्सी पर बैठा दिया।
नियोनिका ने अपने पापा और मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। सभी बातें करते हुए चाय पी रहे थे और मैं अपने आप में गुम सोच रही थी कि किशोरावस्था में आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ने शायद अक्षत की आक्रामकता को, गुस्से को, माता पिता के अनुशासन के प्रति उस उम्र के स्वाभाविक विद्रोह को बाहर नहीं निकलने दिया। यहाँ तक कि जीजा जी भी दीदी से दबते रहे। अक्षत को दीदी से शिकायत भी हुई तो उसने अपने अंदर दबा ली। चिंगारी अंदर दबी रही और बहू की शिकायतों ने उसे शोलों में बदल दिया और किशोरावस्था की उन मासूम सी शिकायतों को इतना कठोर रूप दे दिया। कितना कहती थी मैं दीदी से तब कि बच्चों पर आवश्यकता से अधिक नियंत्रण ठीक नहीं है। बंधन और अनुशासन में फर्क होता है, पर दीदी किसी की कहाँ सुनती थी। बचपन बुनियाद है और किशोरावस्था दीवार है जिस पर युवावस्था की छत पड़ती है और शेष जीवन जिसमें इंसान हंसता या रोता है। यही कारण था शायद अक्षत के आज के इस व्यवहार का, जबकि राहुल ने उस उम्र की सारी भड़ास उसी उम्र में निकाल दी जिससे उसके दिलो दिमाग में माता पिता के लिए कोई ग्रंथि नहीं पनपने पाई, बल्कि उसने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और शायद कहीं पर अपनी गलतियों को भी। मम्मी क्या सोच रही हैं? राहुल ने मुझे हिलाया तो मेरी तंद्रा टूटी। मैं अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। चलिए हम सब रात का शो देखते हैं और बाहर ही डिनर करेंगे। नियोनिका को सबका एक साथ जाना पसंद हो ना हो, पर राहुल ने ये बात पूरे आत्मविश्वास से कही। मैंने खुशी से उसका गाल थपथपा दिया। अरे हम तो अपने ज़माने में खूब गए पिक्चर देखने, अब तुम्हारा समय है, जाओ मैं भी तो देखूं। कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे साथ साथ चलते हुए, कहकर मैंने उन दोनों को जबरन उठा दिया। हमारे बच्चे कार में बैठ रहे थे और हम दोनों उनको ममता भरी निगाहों से निहार रहे थे। अपना राहुल कितना बदल गया है ना? मैं इनके पास खिंचाई। हाँ, ये मेरा गाल थपक कर बोले, मैं तुमसे पहले ही कहता था कि तुम किशोरावस्था में उसका व्यवहार देखकर भविष्य की बात मत सोचो। हमारा पालन पोषण का तरीका, हमारे दिए संस्कार उसके भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। अब देखो, राहुल का अपना आत्मविश्वास है जिससे वो अपने तरीके से व्यवहार करता है। वो किसी के दबाव में ना आकर स्वाभाविक तरीके से रहता है, माता पिता की इज्जत करता है। इसीलिए नियोनिका को कुछ समझाना नहीं पड़ता। राहुल उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन जैसा वो करता है वैसा ही नियोनिका भी करने की कोशिश करती है। वरना जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा आदर नहीं देगा, तुम्हारे वजूद को महत्व नहीं देगा, तो बहू से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और इसकी बुनियाद बहुत पहले किशोरावस्था में पड़ चुकी होती है। यदि उस उम्र में माता पिता की बच्चों के साथ संवादहीनता की स्थिति रहती है तो वो स्थिति बाद में विकट हो जाती है। ये बोले तो इनकी बात का विश्वास मुझे अंदर ही अंदर हो रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।